हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। दहशतगर्द हमलों में तेजी। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का 18 घंटों से ऑपरेशन जारी। 30 दहशतगर्द मारे गए। 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। दर्जनों मुसाफिरों को खुदकुश बमबारों ने ढाल बना लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का यरगमालों को रिहा करने का मुतालबा। बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात का हल मुज़ाकरात है या फिर फौजी ऑपरेशन, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा अवाम के बाद मेंबरान असेंबली भी नौसरबाजों के हत्थे चढ़ गए। सेनेटर फेक कॉल पर थाने जा पहुंचे। जाली तरीके से धमकाने वाला गैंग इस्लामाबाद पुलिस ने साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद पुलिस के सेनेट दाखिला कमेटी में बड़े इंकशाफात, अहम तफसीलात शेयर करेंगे। और अलीमा खान की पीटीआई क़यादत से लड़ाइयां बढ़ गईं। बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम पंजोता के साथ तल्ख कलामी। भाई को सहूलियात ना मिलने पर एहतजाज। वकला की रोज रोज मुलाकातों पर बरस पड़ी। नईम पंजोता को टारगेट करने के पीछे अलीमा खान और बुशरा बीबी की अंदरूनी लड़ाई या मामला कुछ और है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निहायत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाकया जो है वो पेश आया। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में एक ट्रेन को जो है वो कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया और तकरीबन 400 यरगमाल लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। इस पर बात करेंगे। इसके खिलाफ ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज बड़ा ही जो है वो हमने देखा अफसोसनाक वाकया पेश आया बलूचिस्तान में और जाफर एक्सप्रेस पर जिस तरह से उसको हाईजैक किया गया ट्रेन को और फिर इतने सारे मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे तो हम कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का इंतहाई मुख्तलिफ किस्म का जो है वो दहशतगर्दी का वाकया है। जी देखें, बहुत मेहरबानी कि आपने लाइन पे लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्द जितनी मर्जी एफर्ट कर लेना, ये तारीख इस बात की गवाह है कि ये रियासत के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते। आपने देख लिया श्रीलंका में तामिल्स के पीछे भी पूरा इंडिया था और उन्होंने ईंट सींट बजाते रहे, लेकिन आखिरकार फिर हुकूमत को वो सरनगू नहीं कर सके। IRA का मसला था और दुनिया में जहां दहशतगर्दी से आप हुकूमतों को बदलना चाहते हो नहीं है। अगर आपकी लीगल एक लिबरेशन स्ट्रगल हो तो वो आइन और कानून के मुताबिक लिबरेशन स्ट्रगल्स पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन ये तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, एक अटूट अंग है पाकिस्तान का। ये माना हुआ सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है और ये वो लोग हैं रिफ रैफ जिनके पीछे NDS है और राह है और बैरूनी, और अभी भी ये उस ट्रेन के अंदर बैठ के सैटेलाइट टेलीफोन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये जो हमारी जो ट्रेन थी ये सुबह 9 बजे कोयटा से चली, ये पेशावर बाउंड थी और कोयटा से तकरीबन 157 किलोमीटर दूर एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में जहां टनल है, आसपास कोई आबादी नहीं है और वहां सिग्नल्स भी नहीं है। तो इन्होंने एक प्लान करके, आप देखें कि इसके पीछे ये लोकल जो प्रोटेस्टर्स हैं, किसी की कोई प्रोटेस्ट है तो वो तो नहीं कर सकता, ये पूरा रियासत के ऊपर हमले हैं, जिसको फिर चूंकि ट्रेन के अंदर भी उनकी रेलवे के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने इनका मुकाबला किया। इसके बाद फिर FC वाले चूंकि दूर थे उनको भी बुला लिया गया और बहुत से लोग इन्होंने अपने तौर पे रिहा करा लिए, लेकिन स्टैंड ऑफ जारी है। बट आई कैन अश्योर यू कि वो सारे घेरे में हैं और अल्लाह के करम से उनको कामयाबी नहीं होगी। कौम की दुआएं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी उनके साथ हैं और हम इन सिविलियन की जानें बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल आमीन। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफी घंटों से इस ऑपरेशन पे लगी हुई हैं और जारी है ये ऑपरेशन, और अल्लाह करे कि उनको कामयाबी हो इसमें। लेकिन हम जब ऐसे इलाकों में दहशतगर्दी की बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है जनरल साहब के दो चीजें हैं इसमें, कि वहां की आवाम जो है उसका ट्रस्ट जो है वो रियासत पर हो, और दूसरा ये कि तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें जरूरी है कि तमाम लोग जो है वो ऑन बोर्ड हो। आपको नहीं लगता इन दोनों चीजों में जो है वो हम एक तरह से फेल हो गए हैं? या नहीं, देखो बिल्कुल फेल नहीं हुए। ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि पूरा बलूचिस्तान जहां पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं
वो सारे जो है वो हुकूमत के खिलाफ हैं और फौज के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं मफाद परस्त, जिन्होंने एक इंसर्जेंसी शुरू की हुई है और उसके नाम पे अभी इनकी कोलेशन एक किस्म की टीटीपी से हो गई है। इनके बीएलए के कई कमांडर कंधार के अंदर भी मारे गए और वहां से आपको यकीन करें कि वहां से इनका एक कमांडर दिल्ली में, बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो उनको लेके आए। तो बाहर से भी इनको मदद है, प्लस जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं वो इन्होंने आपस के अंदर नाइट विजन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और हर चीज का है। लेकिन खुदा के करम से ये न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे और उसके ऊपर आई कैन अश्योर यू। दूसरा, जहां तक पॉलिटिकल हमारी यकजहती का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिकल भाई सारे समझते हैं। उनको कई लोग बगलें बजाते हैं जब हुकूमत के खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है, उनको ये नहीं पता कि ये हुकूमतों के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, ये हमारे मासूम भाइयों शहरियों के खिलाफ है। जब वो लोग पंजाब के, सिंध के, दूसरे सूबों के बाहर निकाल के गोलियां मारते हैं, तो क्या रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान जो कि मतलब है दरिंदों के अलावा आप देखें कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो किसी की जान ले, चे जाए कि मुसलमान रमजान के महीने में ये करें, तो आपको बिल्कुल ये कुफार की मूवमेंट है, ये उन लोगों की मूवमेंट है जो बीस्ट्स हैं, वो दरिंदे हैं और उनके पीछे जाना चाहिए। अपनी फोर्स भी जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार लोग हैं उनको वो करके उनको साथ बिठाना जरूरी है। कौमी सतह के ऊपर सारी पार्टियां इकट्ठी बैठे और फिर आप डिप्लोमेटिकली सफारती सतह पे हाईलाइट करें, तब भी ये देखा जाए कि विक्टिम ऑफ टेररिज्म आज दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है और कितनी बहादुरी से हमारी फौजें उनके खिलाफ लड़ रही हैं और कुर्बानियां दे रही हैं। ठीक जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आपने भी बात की कि वहाँ पे लोकल सरदारों को साथ मिलाया जाए और उनके साथ मिल के इस मसले को हल किया जाए। ये स्ट्रेटजी तो हम 20 साल से देख रहे हैं सर, और इस तरह के ये सरदार जो हैं उनको मिलाया भी गया, उनको पावर भी दी गई, उनको सूबे में भी वजारतें दी गई, वजारत आलात भी दी गई, उनको गवर्नर बनाया गया, उनको इस्लामाबाद लाया गया, चेयरमैन सेनेट बने, डिप्टी चेयरमैन बने, वज़ीर आज़म तक जमाली साहब को बनाया गया ताकि उनके जो ग्रीवेंसेज हैं बलोचों के वो एड्रेस किए जाएं और उनको मुतमिन किया जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम 20-25 साल में देख रहे हैं, इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वायलेंस बढ़ता गया है। तो आप समझते हैं कि जो वहाँ की एक जेन्युइन एक लीडरशिप थी बलोचों की, तो उनको साथ नहीं मिलाया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उनको आगे नहीं लाया गया, जिनको बलोच लोग समझते कि हाँ ये लोग जो है हमारे हकूक़ की या हमारे इसकी बात करेंगे, हमारे राइट्स की बात करेंगे। सो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये फिर ये फेल हुई हैं इसी में, उनको एसिमिलेट करने में। वो जिन सरदारों को मिलाया तो वो सरदार तो इस काबिल नहीं थे कि बलोचिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकते। रऊफ भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेस किया है और ये पार्टली इस बात को भी प्रूव करता है कि बलूचिस्तान को कभी भी इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया गया। आपने गिन के बताया कि प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, हर ओहदों के ऊपर रहे, गवर्नर्स उनके अपने वो लगे और ये सारी चीजें उन्होंने मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट किया, चेयरमैन सेनेट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, बहुत से कुछ किया। तो लेकिन अगर ये हमारा फेलियर है तो इस पे सोल सर्चिंग करनी जरूरी है कि हम वो देखें कि इनमें से जिन लोगों के पीछे पब्लिक है उनको तो हमें आगे लाना चाहिए और उनको राय रास्त पे भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, बहुत से सरदारों के हाथों में हमने ये दे के भी देखा तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इवन देन आई वुड से कि कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि जो लोग असेंबलियों में इलेक्ट होके आते हैं वो लोग जेन्युइन पब्लिक के वोटों से पॉपुलर नहीं होते। तो पॉपुलैरिटी के ऊपर वोट्स हो रियलिस्टिकली और जो लोग नुमाइंदा हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो आए और फिर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि ये जरूरी नहीं कि सेनेटर वहां से ज्यादा ले ले या एमएनए ज्यादा बना दे, बट वो भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो जो है आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज की आईज एंड ईयर्स बने और वहां फिर हुकूमत उन लोगों की हो जो मेजॉरिटी के अंदर है और उनका पूरा ख्याल रखा जाए। आज भी आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पूरे कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां 12 कैडेट कॉलेजेस हों,
ये उनकी तालीम के लिए जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए किया। वहां बलूचिस्तान में विमेन का कैडेट कॉलेज भी बनाया गया, पूरी एफर्ट है। ये सी पैक की भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उधर हो रही है, गवादर पोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और बहुत सी सहूलियात उनके अपलिफ्ट के लिए हो रही है। जनरल साहब, ये बातें जो आप बता रहे हैं वेरी इफेक्टिव, बड़ी स्टेप्स आप बता रहे हैं, ये चीज़ें बलोचों को नज़र क्यों नहीं आती? मतलब वो इन चीज़ों को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? वो क्यों समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है या हमें इनसे फ़ायदा नहीं होने वाला? तो वो क्यों इस बात के वो साथ खड़े नहीं हो रहे कि वो रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बलोच जो हमारे मुहब्बे वतन, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, वो समझते हैं ये तो मुट्ठी पार गण, यानी अगर ये BLA के लोग अपने लोगों को मार रहे हैं, लेवीज को कत्ल कर रहे हैं, पुलिस के पीछे जाते हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, पंजाबियों को मार रहे हैं, तो ये तो मुल्क दुश्मन, ये वो लोग हमारे जो कम फहम हैं, कुछ सियासी का है सो कॉल्ड कायदीन, वो बगले बजाते हैं, कई दफा एनकरेज भी करते हैं। लेकिन आई कैन अश्योर यू के इन लार्ज, मैं खुद कोयटा में गया, मैं यूथ पार्लियामेंट का चीफ पैटर्न हूँ, वहां मैंने यूथ को इकट्ठा किया सारों को और उनसे भी बात की। बाई गार्ड ये इसी तरह मैं KP में गया रऊफ भाई, और यहाँ पेशावर के अंदर उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में 35 जो जिले हैं पेशावर के, हर जिले से जो लीडिंग यूथ है उनको बुलाया और मैंने उनको 230 थे, उनका हलफ लिया। वो बाई गार्ड उनकी तकरीरें सुन सुन के मेरा ईमान का जज्बा और ज्यादा मजबूत हुआ और मैं ये अश्योर करता हूँ कि हमारा यूथ भी पाकिस्तान की सलामती के साथ है, हुकूमतें आती जाती रहती है और हम इनको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में उनका क्या हालत है, उनको पता है अफगानिस्तान के अंदर किस तरह विमेन के राइट्स का क्या हो रहा है, किधर हो गया। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, मजबूत मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये बलूचियों का मुल्क है। आपने जनरल साहब मोस्टली कहा जाता है कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में ये सारी ट्रबल पहले भी रही, ये भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ अर्ली, फिर हमने 50s में देखे ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो कहते हैं जो मतलब रिसेंट ट्रबल हुई है आज के दौर में, वो इसका जनाब मुशर्रफ को ब्लेम किया जाता है कि जब इन्होंने भुट्टी साहब के साथ उनकी एक वार ऑफ वर्ड्स शुरू हुई, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड थ्रेट किया कि आपकी दफ़ा हम आपको अगेन किसी आगे उस चीज़ से मारेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये 71 नहीं है, और बाद में भुट्टी साहब वाज किल्ड इन द माउंटेन्स। उसके बाद वो समझते नहीं है कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उन्होंने इनको हैंडल किया, उसके बाद वहाँ बलोचों को या BLA या जो भी कहें सेपरेटिस्ट या नासिर थे, उनको एक लाश दी जनाब मुशर्रफ साहब ने, जो उन्होंने बलोचों को बताया गया कि इस पे देखें कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जर्नल जो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं और अल्टीमेटली उनको जाके मारता है। आप आज समझते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में ये भी सोच होगी कि वहाँ से मामलात को ठीक नहीं हैंडल किया गया था। भुट्टी साहब को प्रो इस्लामाबाद समझा जाता था, मतलब ही वाज वन ऑफ वेरी फ्यू। आप भी समझते हैं कि मुशर्रफ साहब का कसूर है इस पूरी इंसर्जेंसी को हवा देने में, भुट्टी साहब वाले इशू पे? देखिए, सियासी बसीरत और स्टेट्समैनशिप का ये तकाजा होता है कि आप बातचीत के साथ एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को इकट्ठा करके उनकी बात सुने, कुछ माने कुछ मनवाएं। डिक्टेटोरियल या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ब्लंडर्स करती हैं। हम जब तारीख में पीछे देखते हैं तो लाल मस्जिद वाला भी बहुत से जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं गलत हैंडल हुआ, जिसने नफरतों के बीज बोए उसको हम किसी तरीके से, आल्दो उनका जो अलम में बगावत था वो तो एक्सेप्टेबल किसी तरीके से भी नहीं था, राइट इन द कैपिटल सिटी, लेकिन इवन देन उसको हैंडल करने में और नफासत बदली की जा सकती थी। सिमिलरली भुट्टी साहब का भी जो कत्ल था वो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था। मैं ये कहता हूँ कि माजी में ये गलतियां तो हुई ना। आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया कि उस वक्त भी फौज को लॉन्च किया गया इंसर्जेंसी के खात्मे के लिए, तो मेरे ख्याल में जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो या मिलिट्री का लीडर हो, अगर आप टोटल अथॉरिटेरियन तरीके से किसी चीज को सप्रेस करना चाहेंगे और लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स विन किए बगैर आप ये कोशिश करेंगे कि ताकत से चीजें हों, तो ये तारीख इस बात की गवाह है कि ऐसे नहीं होता। तो मेरे ख्याल में माजी की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, आगे चलना चाहिए। सर, आपने माजी की गलतियों की बात की सर, हमने देखा कि दो बड़े हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो मतलब एक्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट थे, जनाब मुशर्रफ साहब ने भुट्टी साहब वाला मसला पैदा किया, बलूचिस्तान वाला, वहाँ पे इंसर्जेंसी उनके स्टेप्स के बाद शुरू हुई। इधर हमने देखा यहाँ पे KPK में सर
कि यहाँ पे जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे, जनरल फैज साहब डीजी थे और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 35,000 तालिबान को लेकर आए वहाँ से। ये भी रिसेंट की बात है, बाढ़ काटी इन्होंने, जो सरहद है हमारी बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान ड्यूरन लाइन पे जो है, उस बाढ़ को खुद काट के, जिसको बिलियन रुपीज़ लगाए थे बाढ़ पे, उसको काट कर उस वक्त के आर्मी चीफ DGISI वो तालिबान को लेकर आए, उन्होंने इनको बसाया। और आज फिर कोर कमांडर्स मीटिंग से पिछले साल आया था, आपको याद होगा, एक प्रेस रिलीज कि जो लोग लेकर आए थे इन तालिबान को वहाँ से अफगानिस्तान से बाढ़ कटवा के सेटल किया था, वही लोग जिम्मेदार हैं कि आज सारा दहशत गर्दी हो रही है। एक आर्मी चीफ की वजह से बलूचिस्तान इज बर्निंग सर, दूसरे आर्मी चीफ की वजह से KPK इज पेइंग द प्राइस, और वहाँ पे तालिबान ने दोबारा फुट होल्ड और अपनी स्ट्रेंथ की है। हाउ डू यू सी दैट कि उस पर तो कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जिक्र, कोई ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये दो बहुत बड़े वाकयात हैं, दो मैंने बताए आपको सर। आप समझते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन मामलात को देखती है कि हमारे फार्मर चीफ्स जो हैं वो क्या करते रहे हैं? देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है ना परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम का, वो आर्मी चीफ ही नहीं थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे और प्रेसिडेंट थे, और उनके डिसीजन पॉलिटिकल डोमेन के अंदर आते रहे जी। और देयरफॉर ही इज नॉट रिस्पांसिबल एज एन आर्मी चीफ, ही इज रिस्पांसिबल एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज ही हैड टेकन ओवर। सेकेंडली, जब ये दहशत गर्दों को 100 को निकाला और हजारों को लाया, तो उस वक्त इमरान खान साहब वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। आप जो मर्जी बहाना करते रहे कि मुझे फलां ने रिकमेंड किया, फलां ने लिखवाया, मे बी यू आर राइट कि ऐसे हुआ होगा आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बट स्टॉप्स ऑन योर हेड, यू आर द लीडर, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो देयरफॉर ये चीफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, वो नीचे लगाए, उससे नीचे लगाए, फिर वो कोर कमांडर पे, फिर डिव कमांडर को, वो तो उन्होंने ऑर्डर्स मानने हैं। तो आप जब ऊपर बैठे हुए हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री के, आपका इतना विजन होनी चाहिए, इतनी फहम फरासत होनी चाहिए कि आपको नीचे से अगर कोई कहे कि जी ये मसला हल हो जाएगा अगर हम इनको रिहा कर दें, या आप खुद इस मूड में हो कि आप तालिबान का एक दफ्तर खोल लें पेशावर में, तो ये गुडविल हो जाएगी, तो ये नाइव थिंकिंग है ना। तो इसके लिए लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल, वेदर इट वाज इन द टाइम ऑफ परवेज मुशर्रफ और इन इमरान खान साहब के टाइम के। और ये अनफॉर्चुनेट है, इन लोगों ने, परवेज मुशर्रफ साहब इज नो मोर, अल्लाह उन्हें बख्शे। मैं ये कहता हूं कि ये अपने तौर पे गुड फेथ में दे हैव बीन थिंकिंग कि नहीं यही तरीका है, इसको करेंगे। इमरान खान साहब ने भी शायद ये समझा कि इनके साथ वो करेंगे, ये न जानते हुए कि ये लोग जो हैं इनकी दुश्मनी किसी सिपाही पैदा खान से या कोई इंस्पेक्टर रहमान गुल से नहीं है, इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये अंदर से भी काटेंगे, बाहर से भी जाके काटेंगे, और इन पे ऐसे तकिया रैग टैग के साथ समझौता आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये नहीं करना चाहिए था। तो अभी हमें देखना है कि आइंदा हमें क्या करना है। उसके अंदर मैं यही कहता हूं कि जहां तक तो फौज तो अपना खून दे रही है, लेकिन पॉलिटिकली सफारती सतह के ऊपर हमें और इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर हमें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए और पूरा फौज का साथ देना चाहिए, पूरी कौम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे।